ओके, हेलो एवरीवन, जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं इस मीटिंग को, एवरीवन एंड वेलकम टू द मीटिंग। सो आज इस मीटिंग में, ठीक है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ यार। जैसे अभी जेस्ट का रिजल्ट आया है, सीवेट का रिजल्ट आया है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से आगे सीवेट में एडमिशन की बात कर रहे होंगे, जेस्ट में इंटरव्यूज के ऊपर बात कर रहे होंगे, जैम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे, जेस्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे, इन जनरल साइंस करियर के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं एंड तक। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है खुद से, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे तो आप अपना कमेंट या अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं उनका आंसर बाद में कर सकूं एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए। तो अभी सौरभ कुछ अपना डाउट पूछ रहे थे। सौरभ बताइए, क्या डाउट था आपका? सॉरी सॉरी सर, थोड़ा आवाज है। मैं थोड़ा बात आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है, या मेरा आवाज कट रहा है? मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी सर, आपकी आवाज़ सही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या था डाउट सौरभ आपका, कि पूछिए। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, मैं पूछ रहा था कि मेरा बीएससी के बाद 2 साल का ड्रॉप है। ठीक तो है। उससे क्या मैं अगर फॉरेन पीएचडी में जाना चाहूँ तो क्या कोई मतलब प्रॉब्लम होगा उससे? देखो, जहां तक बात है पीएचडी के रिलेटेड, तो ड्रॉप का कोई रिलेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, मेनली ये रहेगा कि आपका ड्रॉप बीएससी के बाद है। आपका बीएससी पास कब है? बीएससी पास आउट कब के हो आप? 22 का। 2022। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेनली जैसे आपने अभी, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो आप, और डायरेक्ट एमएससी में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है ड्रॉप का। मेनली ड्रॉप का, या कह दीजिए जो एज का जो फैक्टर आता है, वो काफी लेटर में आता है। मतलब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है, या पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, या मान लीजिए पीएचडी करना है, तो उसके लिए भी 28-29 ईयर्स का एज का है। बाकी तो ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि सर मैंने ड्रॉप लिया है, या आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने 2 साल का ड्रॉप लिया है तो आपको कोई एडमिशन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। चाहे इंडिया पीएचडी हो, चाहे फॉरेन पीएचडी हो, और कहीं भी आपका कोई एमएससी में एडमिशन हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका ड्रॉप क्यों लिया था। ठीक है ना? तो ड्रॉप से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक एज फैक्टर होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि 28 ईयर्स है नेट जेआरएफ के लिए। कि अगर आपको पीएचडी ज्वाइन करनी है तो 28 से पहले पहले तब आपको जेआरएफ मिलेगा, और 28 तो अभी बहुत दूर हो गए, है ना? तो ये, हाँ, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी आप थैंक यू। ठीक है। तो आई थिंक आपका सीवेट में 201 मार्क्स आया है, तो आई थिंक जेएनयू, डीयू, बीएचयू आपको तीनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनी अदर डाउट? नो थैंक और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो एवरीबॉडी। जब तक एक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बाकी लोग यार अपने कैमराज वगैरह ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो और मजा आएगा यार। बाकी मैं कमेंट में डाउट देख पा रहा हूँ कि सर एचआरआई में मेंशन किया है कि जिनकी 293 या अबव है, वो लोग ईमेल के थ्रू अपना जेस्ट स्कोर कार्ड भेज दें। तो वो मैंने भेज दिया। अब उधर से कोई रिप्लाई आएगा या फिर डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम के लिए चले जाना है, क्योंकि जेस्ट रैंक 293 से कम है। ठीक है आदित्य, तो ऐसा है कि उनका मेल आएगा। ठीक है, अगर उन्होंने मेल किया है, आपने मेल किया अपना स्कोर कार्ड, ठीक है, और वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कब आना है। ठीक है, डेट्स वगैरह मेंशन कर दी है उन्होंने वेबसाइट पे, एचआरआई ने। बाकी उनका रिप्लाई आएगा। ठीक है, कब है एचआरआई का? अच्छा, 19 अप्रैल है, 5 दिन बाद ही है। तो एक बार मेल कर लीजिए उन्हें। ठीक है, एक बार मेल कर लीजिए उन्हें। ठीक है, मेल का रिप्लाई मोस्ट प्रोबेबली आना ही आना चाहिए, उनको इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए। और अगर नहीं इन्फॉर्म करते हैं, बिकॉज तारीख बहुत पास में है, तो आप खुद से पहुंच भी सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने मेंशन किया है, एक बार चेक कर लेना, जस्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी की ही बात कर रहे हैं ना वो। क्योंकि जेस्ट में भी 2 रैंक्स होती है, इंटीग्रेटेड पीएचडी की अलग होती है, पीएचडी की अलग होती है। ठीक है, तो एक बार आप बात कर लेना कि सर जस्ट पीएचडी के बारे में तो नहीं है ना वो, तो जस्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में है, 293 रैंक तक। उनका मेल कर दो, आज ही मेल कर दो उनको।
ठीक है, एक दो कल कल भी रिमाइंडर डाल देना, एक जेंटल रिमाइंडर डाल देना ऐसे करके, बस एक लाइन कि जेंटल रिमाइंडर फॉर द रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई देन ओनली आई विल कम। ठीक है, आप ऐसा डाल दीजिए। अगर मेल आ जाता है वापस तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है आपका तो फिर रिप्लाई अगर बाई चांस नहीं आता है तो आप पहुंच भी जाइएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन 5 ही रह गए हैं ना, मेरे हिसाब से तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था। हाँ, HRI में MSc करवाते हैं सर, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया, HRI में MSc। एक और डाउट है, पूछिए। ऑडियो ऑन करके पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है एवरीबॉडी। सर। हाँ जी, पूछिए, बताइए। सर जैम के लिए सेकेंड ड्रॉप लेना सही रहेगा क्या? जैम के लिए सेकंड ड्रॉप लेना सही रहेगा? मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखो, आपने ड्रॉप लिया, आपने जितना मेहनत करना था उसको किया, अच्छे से किया, ठीक है ना। अब एक बार को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, CWET के थ्रू, या आपको कोई भी आपके आसपास अच्छा कॉलेज है, ठीक है, चाहे आपको NIT मिल रहा है या CWET के थ्रू कोई एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लीजिए अभी, और फिर आप नेट की तैयारी करिए। ठीक है, आप कॉलेज में आप टाइम निकालिए कि थोड़ी थोड़ी नेट की तैयारी करिए, 1-2 घंटा। ठीक है, मान लीजिए आज अब क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है आपका, मान लीजिए अगस्त तक एडमिशन हो गया और आपने अगस्त तक आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, अभी आपके पास टाइम है क्या? कितना टाइम है? अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 5 महीने तो अभी हैं आपके पास, IIT जैम की प्रिपरेशन करने के लिए और नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। एडमिशन प्रोसेस को मत छोड़िए, एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, 5 महीने आपने दब के अच्छे से प्रिपरेशन कर ली अपनी नेट की और जैम की। जैम का और नेट, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैम की कवर हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप MSc में एडमिशन लीजिए, दिसंबर में नेट का एग्जाम भी दीजिए, और मेरे हिसाब से फरवरी में गेट एग्जाम भी दीजिए, और फरवरी में ही जैम का एग्जाम भी दे दीजिए। अगर अच्छा हो गया परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, कॉलेज छोड़ देना, IIT ज्वाइन कर लेना, और नहीं होता है तो MSc तो चल ही रही है। ठीक है, सेकंड ड्रॉप में ये है, मतलब सेकंड ड्रॉप लेने से अच्छा है आप कहीं MSc ज्वाइन कर लीजिए, अपनी नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, नेट और जैम की प्रिपरेशन करते रहिए। भले ही नेट की प्रिपरेशन अलग से मत करो, लेकिन जैम का रिवीजन करते रहो, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास PYQ हैं, उनको आप करते रहिए। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, अगस्त में जाके MSc एडमिशन होगा, फिर उसके अगस्त या जुलाई लास्ट में, फिर उसके बाद वहाँ MSc में कॉलेज में ध्यान दीजिए, दिसंबर में आपकी छुट्टी पड़ेगी, दिसंबर महीने में फिर से आप जैम का पढ़िए और एग्जाम दीजिए, नेट का एग्जाम भी देना आप दिसंबर में। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, MSc फर्स्ट ईयर एलिजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर, थैंक यू। कमेंट में एक डाउट है सर, इंदौर मिले या जोधपुर IIT, कौन सा लेना चाहिए? यार इनका डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इंदौर में MSc एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी ही करना है तो फिर आप इंदौर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर आपको कंडेंस मैटर फिजिक्स करना है, हाई एनर्जी फिजिक्स करना है, तो आप जाइए कि कौन सी फैकल्टी कहाँ पर बढ़िया है। IIT जोधपुर और IIT इंदौर की वेबसाइट पर जाइए, चेक करिए किसमें ज्यादा फैकल्टी है, कौन सी फैकल्टी बढ़िया है, उसको पढ़िए। ठीक है, और जज करिए। सर अभी तो सर कोर पढ़ना है तो फिर IIT जोधपुर ज्वाइन कर लीजिए, इंदौर तो फिर स्पेशलाइजेशन है MSc एस्ट्रोनॉमी का, जहां तक मुझे पता है ना। चलिए, दोनों डिपार्टमेंट है सर, तो फिर आप जाकर वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है प्रोफेसर के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सेम, मतलब जितना मैंने अपने पास्ट स्टूडेंट से बात किया है या जितना मैंने बात किया है जूनियर से अपने, तो जहां तक है मेरे हिसाब से IIT जोधपुर और IIT इंदौर दोनों का ही रिव्यू मेरे हिसाब से दोनों का सेम है। मतलब मैं जानता हूँ IIT जोधपुर वाले बच्चों को भी जानता हूँ जो आज अच्छी अच्छी जगह PhD कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुके हैं, साइंटिस्ट लग चुके हैं, और फॉरेन PhD जा चुके हैं। मैं जोधपुर वालों को भी जानता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर मेरा 102 मार्क्स आया है CWET में, सर मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है क्या? कॉलेज तो बहुत है, मतलब
अगर आप सीवेट की वेबसाइट खोल के देखेंगे, सीवेट पीजी की वेबसाइट खोलेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, है अपना डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, एचसीयू है, डीटीयू है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये सब पांचों छह सब टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अनगिनत कॉलेजेस। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, और ले ही लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका अ, अगर ड्रॉप का प्लान नहीं है। ठीक है, हेलो, हाँ जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। मेरा एक डाउट था हाँ बताइए। कि आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस कैसा है? एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट मतलब। बहुत अच्छा है वो। ठीक है, और पर्सनली हाँ मेरी बहुत। एक्चुअली हाँ हाँ बताइए। एक्चुअली मतलब एमएससी फिजिक्स में जाना बेहतर रहेगा कि डुअल डिग्री में जाना बेहतर रहेगा, एमएससी पीएचडी? देखो आपका इंटरेस्ट क्या है, वो मैटर करता है। जहां तक है, मैं सर दोनों ही स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे कुछ कलीग्स भी रहे हैं जिन्होंने एनर्जी फिजिक्स ले रखा था और हमने एमएससी फिजिक्स ले रखा था। दोनों का लगभग बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, करियर सभी का अच्छा चलता है। कहने का मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका एनर्जी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके सिलेबस को देखिए, उनके सिलेबस को देखकर समझिए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या टॉपिक समझ में आ रहे हैं। देखो अल्टीमेटली मैटर ये करेगा कि आपको पढ़ाई में पसंद क्या है। क्योंकि चाहे एमएससी फिजिक्स करो, चाहे कोई भी डिग्री करो, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। दिक्कत ये। ठीक है, हम क्या करते ओके हैं, सर। हम रैट रेस के पीछे भाग जाते हैं कि यार दुनिया में इस समय ये चल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, जबकि ये गलत चीज है। आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो पढ़ना है वो आप करिए। आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो यार। मैं कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई पर्शियन लैंग्वेज पकड़ लो, संस्कृत पढ़ लो, कुछ ना कुछ, हर जगह कोई ना कोई टॉप पोजीशन तो होगा ही ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, तो सभी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जितने भी जूम मीटिंग में लोग हैं, कि भाई वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, या आपको पहली बारी में समझ में आए कि हाँ यार ये मुझे पढ़ने में मजा आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है कि आप ओवरऑल चीजों को जज कर सकें। बट अगर हाँ पहली जी सर, बारी, उसीलिए मैंने पूछा था कि हाँ। हाँ मैं पहली बार में यही कह रहा हूँ कि सिलेबस पढ़कर अगर आपको लगे कि मैं इसमें कर सकता हूँ काम, तो आप करिए। अच्छा। बाकी खुद से रिसर्च करिए, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखिए, एनर्जी साइंस का कहाँ फ्यूचर है, क्या चल रहा है, क्या जॉब्स हो रही है, सब कुछ पता लग जाएगा भाई। यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर अवेलेबल है। नहीं तो आप क्या करिए, एनर्जी साइंस के किसी सीनियर को मैसेज करिए फेसबुक से। एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प यार। अगर आप हेल्प ओके सर। मांगेंगे ना ढंग से, अगर आप मानिए कि 5 जनों से अगर आप हेल्प मांगेंगे, तो मैं नहीं मान सकता कि 3, मतलब कहीं से भी हेल्प ना आए। आ जाती है। ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू। बाकी डिपार्टमेंट अच्छा है, डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं है। मेनली अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो जरूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे ओ, के नाम को देख के मत जाइए, पढ़ने का मन है तो जाइए। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और क्या डाउट है आपका? सर ओवरऑल क्या अच्छा रहेगा, आईआईटी एम रहेगा या आईआईटी दिल्ली रहेगा, स्पेसिफिकली फॉर फर्दर रिसर्च? फर्दर रिसर्च के लिए यार जहां तक मेरा ओपिनियन है, आईआईटी मद्रास में जो है काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली मुझे 1-2 सालों में पता लगा है कि आईआईटी दिल्ली से बेटर आईआईटी मद्रास में रिसर्च ज्यादा अच्छी होती है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, फैकल्टी चेक करिए, जाकर वेबसाइट चेक करिए, फैकल्टी चेक करिए, आपको अपना इंटरेस्ट चेक करिए, आपको किस टॉपिक में रिसर्च करना है वो सर्च करिए। ओवरऑल इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेसर दिल्ली मतलब कुछ प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में बढ़िया है, जो रिसर्च तो दोनों ही तरफ अच्छा हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ में आईआईटी दिल्ली में अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, कुछ में आईआईटी मद्रास में चल रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और क्या डाउट है प्लीज लेट मी नो एवरीबॉडी, आप बोल सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पढ़ते वक्त सर पेशेंस कैसे बनाए रखे सर? एक्चुअली जब कुछ समझता नहीं है तो एकदम बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तब। पेशेंस अरे कैसे यार रखा जाए सर? समझू बतिया हमार
पेशेंस मेंटेन करना है पढ़ाई करते समय, यही है। जी सी जी सर। मेनली देखो ऐसा है ना कि आप हमेशा ना, हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मुझे लगता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं या हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम एक अपना कॉम्पिटिटिव दिमाग लेकर बैठते हैं कि यार हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो है इसको क्वेश्चन को होना ही होना चाहिए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम जब पढ़ने बैठे हैं, प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो हम एक लर्निंग के लिए बैठे। मतलब पॉइंट ये है कि हमारा लर्निंग वाला पर्सपेक्टिव चला जाता है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालने में जो है फोकस रहता है। तो उस वजह से जो वो निराशा आती है वो है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि यार देखो ये क्वेश्चन मैंने किया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था लेकिन अब मैं सीख गया हूँ इस क्वेश्चन कि यार ये क्वेश्चन कैसे होता है, या मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचना सीख गया हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे ये सिखाता है। तो अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो कभी ये निराशा नहीं आएगी। ठीक है, कभी आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा कि यार मेरा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। इन जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ आईआईटी जैम के लिए नहीं, जो लोग आगे यहाँ पर जितने भी बच्चे सुन रहे हैं जो सीएसआर नेट की तैयारी करेंगे या आप लोग एमएससी फिजिक्स में जाकर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आर मेंट टू बी यू नो लर्न। आप उसको पहली बार में अगर आंसर कर देंगे तो वो क्या ही क्वेश्चन है, मजा भी आएगा क्या? मतलब अगर मैं आपको फोर्थ क्लास के क्वेश्चन देना शुरू कर दूं तो आप कहोगे नहीं यार सारे ही सॉल्व हो गए, 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन उसमें आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। अगर हम एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लर्निंग वहीं हो रही है जहां क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो ना क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा है एक तरह से अच्छा है, क्योंकि हम उसको फिर प्रिपरेशन के हिसाब से सोचें कि हाँ यार इसको अब मेरे को सीखना है। ये है, बस इतनी सी बात है यार। उसको ओवरऑल कंक्लूसिव ये है कि आप उसको प्रेशर मत लीजिए कि यार ये सॉल्व करना ही है, करना ही है, करना ही है। वो प्रेशर जो है वो आपको पेशेंस को आपके डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है एवरीबॉडी? जी सर। सर मतलब कभी कभी रोना जैसा आता है कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि क्या होगा, फ्यूचर का टेंशन होता है फिर। मतलब यानी बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है सर, एक्चुअली पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम्म। सर अभी लर्निंग पर्सपेक्टिव रखूंगा सर मैं। थैंक यू सो मच सर, वही है, थैंक यू सो प्रेशर मत मच। रखो यार। और मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि क्या होगा फ्यूचर में वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं पता होता है यार फ्यूचर में क्या होगा। आपके हाथ में प्रेजेंट है। आप तो बस मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपना बस प्रेजेंट पे फोकस रखा करो कि यार आज 14 तारीख है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, अभी दिन खत्म होने में 5.5 घंटे हैं, मैं अपने 5.5 घंटे का कैसे बेस्ट निकाल सकता हूँ। कल 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को मैं 5-6 घंटे कैसे निकाल सकता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, या अपने जीवन में मुझे अगर कुछ मजे करने हैं या मुझे एंजॉय करना है या मुझे अपने आप को, मेरा दिन अच्छा कैसा जाए, बस आज के दिन पे फोकस करो। ठीक है, मेनली इस पर फोकस होना चाहिए। उसके अलावा एक हफ्ते की प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ यार मैं इस हफ्ते में ये कर रहा हूँ, इस महीने में ये कर रहा हूँ, इस साल में मुझे ये चीजें करनी है। बस एक ओवरऑल प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, बट फोकस आपका डेली होना चाहिए। यार आज 7:30 बज रहे हैं, अभी आज दिन खत्म होने में 5.5 घंटे हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मुझे अच्छा फील हो और मेरा दिन कैसा बढ़िया हो। दैट्स इट, प्रेशर खत्म। आगे जो होगा, अगर आप कहते हैं ना डेली, अगर आप जैसे अगर आपको कोई महल बनाना है, कोई पैलेस बनाना है, तो पैलेस क्या है, एक पत्थर से नहीं बनता है, ईंट ईंट लगकर बनता है। अगर आप रोज एक ईंट अच्छी रखोगे, अपने उस ईंट को परफेक्शन से रखोगे, तो महल अच्छा बनेगा। ठीक है, दैट्स इट। सही है एवरीवन? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके, और क्या डाउट है एवरीवन, पूछ सकते हैं आप लोग। सर मेरा जैम में 1870 रैंक था, और हम्म। सीयूईटी के अंदर 154 मार्क्स है सर जर्नल में। सर कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है, और मैं ड्रॉपर भी हूँ सर। आपको 154 मार्क्स हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जी मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं एज सच पर्टिकुलरली तो नहीं कह सकता कि कौन सा मिलेगा, बट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज 300 मार्क्स में से इस बार पेपर है, टॉपर के 246 गए हैं, तो आप 50 वहां से सर। माइनस कर दीजिए। मतलब अगर टॉपर के 246 है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 210 वालों तक को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। कंपटीशन रहता है डीयू और जेएनयू में, तो 190 तक आप समझ लीजिए कि जेएनयू डीयू मिल जाएगा। फिर बीएचयू एचयू आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा 150 मार्क्स के आसपास। बीएचयू के भी चांस हैं, एचयू के भी चांस हैं, और डीटीयू के भी चांस हैं, और भी अदर अच्छी यूनिवर्सिटीज के चांसेस हैं। ठीक थैंक है, यू सर। तो बढ़िया मिलेगा। मतलब
बाकी अप्लाई कर देना, सब जगह पर अप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जितने भी यस कॉलेजेस सर। हैं। क्योंकि सीवेट का यही सीन है कि यार उसमें पर्टिकुलरली रैंक नहीं आती, अगर रैंक आ जाए तो सारा ही मसला खत्म हो जाए ना। सबसे बढ़िया हो जाए रैंक आ जाए तो यार, कि भाई सबको पता है कि डीयू में 30 सीटें हैं तो 30 इनको मिलेंगी, जेएनयू में 40 सीटें हैं तो 40 इनको मिलेंगी। पता नहीं रैंक क्यों नहीं देते हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है ना एनडीए को, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई तुम बच्चों यस को सर। रैंक दे दो, बात खत्म हो गई, उन्हें समझ में आ जाएगा कहाँ एडमिशन लेना है, जैसे आईआईटी में होता है। एक रैंक ही तो प्रिंट करनी है तुम्हें, क्यों नहीं दे रहे हैं पता यस नहीं भाई, यही ना पैसों का झोल है बस। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करें? इंटरव्यू देखो, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले तो अपने जैम के नोट्स को रिवाइज करिए। उसके अलावा अपने 2 फेवरेट सब्जेक्ट बना लीजिए। 2 फेवरेट सब्जेक्ट मान लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बना लिया, और उसकी बुक्स पढ़िए। बुक्स मतलब बुक पढ़िए बस। थर्मोडायनेमिक्स अगर बना लिया है तो केटीजी की बुक पढ़िए, क्वांटम बना लिया है तो जेटली पढ़ लीजिए आपको। और मेनली क्वांटम तो जरूर बनाना, बिकॉज इंटरव्यू में क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, थर्मो के ऊपर भी पूछे जाएंगे, मैंने इसीलिए कहा है स्टैट मैक पढ़ो, बिकॉज स्टैट मैक के आपके डाउट आ सकते हैं, स्टैट मैक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन सा हायर फिजिक्स में होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर इंटरेस्ट है तो। मतलब मेनली देखो, मैं आपको जस्ट इंटरव्यू के बारे में अगर गाइड करूं, आइजर या जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, मेनली होता क्या है कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे आपके सामने 4-5 टीचर्स बैठे होते हैं, ठीक है, और 4-5 टीचर आपके सामने बैठे होते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई, अ, ठीक है, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी क्या होती है, मैथमेटिकल फिजिक्स में ये कैसे होता है, कर्ल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स क्या होता है, इसका कर्व बनाओ, ग्राउंड स्टेट बनाओ, फर्स्ट एनर्जी स्टेट बनाओ। इस तरीके की बेसिक बेसिक स्टफ आपसे पूछेंगे, और अंदर अंदर जाते रहेंगे एक टॉपिक के अंदर, और अंदर आपको गाइड भी करते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ चीजें पूछते भी रहेंगे। उसके बाद आपसे कहीं ना कहीं ज्यादातर इंटरव्यूज में यही आ जाता है कि मेनली ये आ जाता है कि बताओ अपना फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या आप अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो तो किस सब्जेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप बताओगे मुझे एस्ट्रोफिजिक्स करना है, मुझे कंडेंस मैटर करना है, हाई एनर्जी करना है। फिर पूछेंगे क्यों करना है, उसके ऊपर 4-5 सवाल आएंगे। आपसे पूछेंगे फेवरेट टॉपिक क्या है, मान लो थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटम बोल दिया तो 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से इंटरव्यू होता है। सही है, बात समझ में आ रही है? मेनली ये ब्लूप्रिंट है। अगर आपने कोई बीएससी में प्रोजेक्ट कर रखा है, आपसे पूछेंगे आपने कोई बीएससी में प्रोजेक्ट किया है, जी नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसकी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर आपने कहा कि हाँ सर कर रखा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा सर कौन से टॉपिक के ऊपर था, नैनो साइंस के ऊपर था क्या, या अच्छा कोई भी, मतलब मान लीजिए नैनो साइंस के ऊपर किया, ये कैसे होता है नैनो साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी का आगे यूज क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सर सीवेट में 108 मार्क्स आए हैं, विच यूनिवर्सिटी शुड आई अप्लाई? आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक बार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीएचयू में भी अप्लाई कर देना। बीएचयू के चांसेस कम है, लेकिन एक बार अप्लाई जरूर कर देना। और लास्ट ईयर की इनके, सही है, आप अपना लिस्ट बनाओ, अब इस समय काम करने का टाइम है, खाली बैठने का टाइम नहीं है। जितने भी सेंट्रल सीवेट वाले बच्चे हैं, सभी को मेरी एक गाइडेंस है, लिस्ट बनाना शुरू करो, ठीक है। आप अपना लिस्ट बनाओ कि ये कॉलेजेस मुझे मिल जाने चाहिए, या मुझे ये कॉलेजेस चाहिए। उनकी वेबसाइट पर जाओ, उनके लास्ट ईयर के कट ऑफ देखो, देखो आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और उनके ऊपर फॉर्म भरो, तो काफी पैसे भी बचा सकते हो आप ऐसे, और अपने एडमिशन को स्ट्रांग बना सकते हो। तो इस समय पर्सनली लेवल पर ये काम करने की जरूरत है आप, ठीक है एवरीबॉडी। सर सर मैंने बीएससी पीसीएम की हुई है, मैंने 3 ईयर तक पीसीएम पढ़ाई है, तो मुझे काउंसलिंग का डिक्लेरेशन फॉर्म में लेना क्या भरना चाहिए, या फिर तीनों सब्जेक्ट भरना चाहिए? यार डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैंने देखा नहीं है, आप लोग एक बार अपने बाकी लोगों से देख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक तो पूरा ही भरना चाहिए, अगर आपको पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम ही भरना चाहिए आपने, ठीक है। सर आई गॉट 162 मार्क्स जनरल,
कैन आई गेट BHU थ्रू स्वीट? मुझे लगता है आपको मिल सकता है, 162 मार्क्स पर BHU मिल सकता है, बट ये हमेशा डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स पर कितने बच्चे हैं। सही है, मतलब ये मैं ऐसे 100% श्योर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड करेगा ना। मान लो अगर 170 से 160 के बीच में 1000 बच्चे हैं तो कैसे मिल जाएगा फिर? तो ये डिपेंड करता है, अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर एक्चुअली मेरा डाउट यही था इंटीग्रेटेड पीएचडी और मास्टर्स के बीच में ना, कि सर मतलब जैसे आपने बताया था पहले भी कि अगर आपको श्योर है कि आपको आगे पीएचडी करनी है तो इट्स बेटर टू गो फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। बट अभी सर मेरे को ये डाउट हो रहा है कि क्या मास्टर्स अगर हम अच्छे आईआईटी से मास्टर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इन कंपैरिजन टू आइजर्स एंड ऑल। तो अब इसके बीच में अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि तो क्या अभी हमें मास्टर्स में जाना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी में, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो मैं बात बताने से पहले ये स्टार्ट करना चाहूंगा कि देखो हर किसी की एक जर्नी ना अलग होती है। मेरा एक्सपीरियंस अलग रहेगा, बाकियों का एक्सपीरियंस अलग रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों MSc ज्वाइन करी थी, ठीक है। मेनली मेरे पास चॉइसेस थी, इंटीग्रेटेड PhD की भी, TIFR की भी, बहुत सारी चॉइसेस थी। तो मैंने IIT बॉम्बे MSc क्यों चूज किया था? क्योंकि मैं श्योर नहीं था PhD के बारे में उस समय, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी एक्सप्लोर करना था, और सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने थे, ठीक है। और मेरा प्लेसमेंट में इंटरेस्ट था कि यार प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार अभी मेरे को PhD के बारे में श्योर नहीं हूं मैं। ऑल्सो मेरा ये भी मन था कि मैं इंडिया से PhD नहीं करना चाहता, तो मैं ये था कि यार MSc में इंडिया से कर कर उसके बाद IIT बॉम्बे में प्रोजेक्ट्स वगैरह कर कर फॉरेन PhD में अप्लाई कर, ठीक है, इस तरीके से। तो आप, मेरा माइंडसेट ये था कि मैं या तो MSc करके फॉरेन PhD करूंगा, या आप प्लेसमेंट्स के बारे में सोचूंगा, या फिर उस तरीके से, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने MSc ज्वाइन किया, इंटीग्रेटेड PhD ज्वाइन नहीं किया। अगर ओवरऑल बात बताएं तो देखो, MSc और इंटीग्रेटेड PhD में हर किसी के प्रोज हैं, हर किसी के कॉन्स। इंटीग्रेटेड PhD करने का क्या प्रोज है कि आप सीधे ही, आपको कोई एडमिशन, मतलब आप ना डायरेक्टली अपने गोल की तरफ लग जाते हैं। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे अब PhD एडमिशन की तैयारी करनी है, मुझे नेट की तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो हर्डल बीच में से टूट जाते हैं और आप सीधे अपने मेन गोल की तरफ, PhD की तरफ ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड PhD का फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, जबकि MSc में क्या होता है, थोड़ा स्कूल टाइप पढ़ाई होती है कि आपके सेमेस्टर हो रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपका कभी कभार ना अटेंशन स्पैन ब्रेक कर देता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना पड़ता है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत डीपली नहीं जा पाते, क्योंकि 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पाते, ठीक है। एक ये डिसएडवांटेज है MSc का, ठीक है। लेकिन एडवांटेज भी यही है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड PhD का एडवांटेज ये है कि आप फोकस होकर एक चीज पर काम कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी की जर्नी अलग है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और भी लोगों से बात करिए, सिर्फ मेरी मत सुनिए, इंटरव्यू देखिए, बाकी लोगों की बात सुने, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करिए, ठीक है। और कुछ, एनीबडी एल्स हैव एनीथिंग, मोर डाउट्स? सर मुझे डाउट हो रहा है कि मैं IIT दिल्ली से MSc फिजिक्स लूं कि IIT बॉम्बे से GF फिजिक्स में लूं। देखो आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका MSc फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप IIT दिल्ली ले लीजिए। अगर आपका जियो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जियो फिजिक्स में पढ़ने का मन है, तो आप ले सकते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट में मन है कि यार मुझे आगे PhD नहीं करनी है, मुझे, मेरा मन है कि मैं जॉब लेकर, ठीक है, सेटल हो जाऊं, तो फिर आप जियो फिजिक्स कर लीजिए। उसमें जॉब प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू MSc फिजिक्स। ये भी डिपेंड करता है, बट पिछले कुछ 2-3 सालों में अच्छा चल रहा है जियो फिजिक्स का प्लेसमेंट IIT बॉम्बे से, ठीक है। सर IIT बॉम्बे में इंटीग्रेटेड PhD होती है? IIT बॉम्बे में इंटीग्रेटेड PhD एनर्जी साइंस में होती ओके सर, ओके सर। है, ठीक है, IIT जैम फिजिक्स के थ्रू। बाकी क्या डाउट है आपके, एवरीवन बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, CSR नेट के बैचेस जो ज्वाइन करना चाह रहे थे, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग CSR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं,
पूरी बहुत अच्छी बेहतरीन हमारी एक टीम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हर साल बहुत अच्छे टॉपर्स रहे हैं हर ब्रांच में से यार, ठीक है। बाकी नए बैचेस जो हैं स्टार्ट होते रहते हैं जून के लिए, और दिसंबर के लिए डिटेल एंड रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं लगातार, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ऑफर भी चल रहा है, आप ज्वाइन करना चाहें तो इस ऑफर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एवरीबडी, ठीक है। तो ये ऑफर जो है लास्ट डेट 14 अप्रैल तक है, आज है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस समय 50% ऑफर, ये मेगा ऑफर चल रहा है आरंभ, ठीक है, जो हमारा इवेंट हुआ था उसके थ्रू। बाकी बहुत सारी चीजें पार्ट ए के लिए और मिनी टेस्ट सीरीज वगैरह आती रहती है, ठीक है। सभी चीजें होती हैं, लाइव क्लासेस, डिटेल क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, ठीक है, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह वगैरह, बहुत बहुत ही डिटेल वर्जन्स ऑफ क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। सिमिलरली जो लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, आज लास्ट डेट है ऑफर का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेगा ऑफर चल रहा है, ठीक है। और क्या डाउट है प्लीज लेट मी नो। सर दिसंबर वाला नेट हम दे सकते हैं, यस, MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दे सकते हैं दिसंबर वाला नेट। सर पैकेज कितना जाता है जियो फिजिक्स का? ऑन एवरेज 10 से 12 लाख के बीच में एवरेज जाता है, बाकी मैक्सिमम तो 20-22 लाख भी जाता है। बाकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे सब कुछ मिल जाएगा। सर मेरा BSc अच्छा नहीं रहा, मैं CUET के थ्रू एडमिशन ले रहा हूँ, यदि मैं CSR सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करूँ तो मेरा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा? डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा यार, आपको पता ही है हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाते हैं, तो ठीक है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। आपकी MSc में भी हेल्प करेगा और आपके BSc के कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, बिकॉज क्लासेस जो है डिटेल ही चलती हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक चलती है। सर CSR नेट का सब्सक्रिप्शन ले तो गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। CSR नेट के प्रिपरेशन में आपका नेट भी कवर होगा, गेट भी कवर होगा, जेस्ट भी कवर होगा, TIFR भी कवर होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जैसे उत्तराखंड सेट हो गया, यूपी सेट हो गया, राजस्थान सेट हो गया, वो भी कवर अप होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं वो भी कवर अप होंगे। DRDO इसरो वगैरह के भी जो एग्जाम्स होते हैं, BARC के एग्जाम्स होते हैं वो भी, क्योंकि सिलेबस जो है वो कॉमन ही चलता है, PYQs बदल जाते हैं। सर कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी ऑफ चूजिंग IIT बॉम्बे? आई एम कंफ्यूज बिटवीन IIT बॉम्बे IIT मद्रास। अभी मैंने आपको बताया था कि IIT बॉम्बे मैंने क्यों चूज किया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, आप, मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा तो आप देख लेना। बट ओवरऑल यही है कि मेरा IIT बॉम्बे चूज करने का यही सीन था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था प्लेसमेंट्स में, कि यार मुझे प्लेसमेंट मैनेजर मतलब प्लेसमेंट टीम में ज्वाइन करना है, जो कि मैं बना भी। अपनी MSc फर्स्ट ईयर में ही मैं प्लेसमेंट टीम ज्वाइन कर लिया था, एंड आई वाज द इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर इन द फर्स्ट ईयर, एंड देन आई वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेसमेंट इन द सेकंड ईयर, ठीक है। तो वो ओवरऑल मेरा एक सपना था, वो मैंने पूरा किया ओवरऑल। उसके बाद ठीक है, बाकी जो जो चीज़ें, मेरा मन ये था कि मुझे और भी चीज़ें रिसर्च में एक्सप्लोर करना है। मुझे एक दो प्रोफेसर बहुत अच्छे लगे थे वहाँ के, मैंने प्रोफेसर की लिस्ट जो देखी थी तो मुझे प्रोफेसर अच्छे लगे थे, तो मैंने वो उसके लिए ज्वाइन कर, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर IIT मद्रास के प्रोफेसर अच्छे लग रहे हैं आपको, या ओवरऑल चीज़ें सही लग रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जर्नी थोड़ी थोड़ी अलग होगी दोनों चीज़ों में, लेकिन करियर वाइज अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो हर जगह आप सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सफलता में कोई बाधा बन जाएगा, ऐसा नहीं। सर मैं CUET के थ्रू एडमिशन लूंगा MSc फिजिक्स में, और MSc फिजिक्स से मुझे गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, थोड़ा गाइड कर दीजिए सर, मुझे गेट से प्लेसमेंट लेना है। आप MSc फिजिक्स में पढ़िए, ठीक है। आप MSc फिजिक्स में गेट के जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर अप करना स्टार्ट करिए। मेनली आपका, देखो गेट अगर एग्जाम की मैं बात करूं, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, तो मेनली आपका BSc लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये 3 टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, इन तीनों को आप MSc में ज्यादा अच्छे से ध्यान दें। बाकी BSc लेवल का जितना आपने पढ़ रखा है उसमें आपका गेट एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। PYQ जितने ज्यादा लगाएंगे बेस्ट। हाँ जी, और क्या डाउट है? सर 124 जनरल पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है? एज सच मैं कह नहीं सकता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, बट डेफिनेटली आपको टॉप 20
में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब 10 से 20, टॉप 10 से टॉप 20 के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सारी ही मिल जाएंगी, उसके अलावा भी आपको हो सकता है कोई और भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। हाँ जी, एनी अदर डाउट? DTU के चांसेस हैं क्या सर? यार पता है बात यही है कि हम कुछ कह नहीं सकते इसमें कि कितने बच्चे DTU में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बात यही है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इसमें तो मतलब अब थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर मैंने बताया ना, इसमें रैंक नहीं आती। अगर रैंक आ जाए तो सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्कोर कार्ड के ऊपर ये नहीं बता सकते कि यार 150 से 140 के बीच में अगर 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं या 3000 बच्चे हैं, बता ही नहीं सकते ना ये चीज। कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है बच्चों को, मेरे हिसाब से। कोई नहीं बता सकता भाई कि कितने बच्चे कहाँ अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं मित्रों, ऐसी मीटिंग थोड़े दिनों में फिर से रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है? ठीक है, इंप्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़िया हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। थैंक यू सो मच, सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन एवरीबॉडी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू योर सो मच सर। एडमिशन। सभी अच्छी अच्छी जगह थैंक एडमिशन यू सर। लीजिए और थैंक यू मेहनत सर। करिए एडमिशन के लिए। और बाकी जैसे मैंने बताया, नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हैं आपका MSc स्टार्ट होने में। तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी जैम और नेट की। एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सभी को बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सीवेट के स्कोर पर सभी को कंग्रेचुलेशन। वीडियो को लाइक कर देना, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। ओके। थैंक यू सो मच।